तो आज हम रीतिकाल पर चर्चा करेंगे, जो हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को प्रमुखतः 4 भागों में बांटा था: वीरगाथा काल, भक्ति काल, तत्पश्चात रीतिकाल और आधुनिक काल। पिछली कक्षाओं में हम वीरगाथा काल और भक्ति काल का अध्यापन कर चुके हैं, तो आज हम रीतिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। रीतिकाल वास्तव में उनका नाम रीतिकाल कैसे पड़ा? रीति का मतलब होता है कि आचार्य वामन जो रीति संप्रदाय के समर्थक थे, प्रवर्तक थे, उन्होंने रीति शब्द के लिए प्रयोग किया है विशिष्ट पद रचना। विशिष्ट पद रचना ही रीति है। जिन रचनाओं में विशिष्ट ढंग से रीतियों का पालन करते हुए रचना है विशिष्ट पद रचना। लेकिन हिंदी साहित्य में काव्य रीति को रीति माना गया है। आचार्य वामन का जो रीति संप्रदाय है उसका हिंदी साहित्य के रीति संप्रदाय से लेना देना नहीं। तो रीतिकाल को रीतिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इनकी जो कालावधि है विक्रम संवत 1700 से 1900 और ईस्वी सन में कहें तो 1613 से लेकर 1843 तक की जो अवधि है रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। रीतिकाल विशिष्ट रीति और परंपराओं को लेकर जो रचना की गई और इस रीति का निरूपण करने के कारण, इस परिपाटी का पालन करने के कारण, विशिष्ट रीति के रचना के कारण इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। रीतिकाल को और अन्य नामों से जाना जाता है। जो मिश्र बंधु हुए उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल के रूप में संबोधित किया। अलंकृत काल अलंकारों की प्रधान रचना रीतिकाल में अधिक हुई और ज्यादा बाहुल्यता के कारण इस काल को उन्होंने अलंकृत काल कहना उपयुक्त समझा। श्रृंगार काल भी कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार पूर्ण रचनाएं इस काल में अधिकाधिक हुई और श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण उन्होंने इस काल को श्रृंगार काल कहा। पर ज्यादातर हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण दिया है रीतिकाल, बहुतायत विद्वानों द्वारा इसे ही स्वीकार किया। रीतिकाल के काव्य रचना के बारे में जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि रीतिकाल की तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी। तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, साहित्यिक और कला का क्या विकास है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सामाजिक परिस्थितियां, रीतिकाल में सामाजिक जो परिस्थितियां थी वह बड़ी ही छिन्न भिन्न हो गई थी। इस काल में मुगल साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था और पूर्ण रूप से सामाजिक व्यवस्था मुगलों के आधिपत्य में था और सामंतों की व्यवस्था में आम जनजीवन पूरी तरह चरमराई हुई थी। लोगों का कोई ख्याल करने वाला नहीं था। मुगल शासन अपने बर्बरता के कारण
जनता को परेशान कर रही थी। सामाजिक दशा बड़ी ही विचित्र थी। मुगल काल मुसलमानों का काल था, तो एक पत्नी तो आम बात थी, एक पत्नी को लोग शान से नहीं देखते थे। बहुपत्नी प्रथा थी, इससे समाज की व्यवस्था बिगड़ रही थी। लोगों में बड़ी ही हताशा थी, क्योंकि जब समाज का प्रमुख शासन करने वाले ही यदि समाज को दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो समाज का होगा क्या। जनता बड़े ही परेशान थी, बड़े ही एक विशेष कोई जिस तरह भक्ति काल में भक्त संत हुए जो समाज के पथ प्रदर्शन करे, ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी। पर सामाजिक दशा ऐसी रीति काल में नहीं होने के कारण जनता की बड़ी दुर्दशा हो रही थी। उसके बाद हम देखते हैं रीति काल में सामाजिक व्यवस्था के बाद धार्मिक स्थिति। अब यहाँ धर्म के नाम पर समाज में आडंबर का, पाखंड का बोलबाला था। लोग जो भक्ति काल की जो धार्मिक प्रवृत्ति थी, धीरे धीरे रीति काल में आते आते क्षीण हो गई। राजकीय लोलुपता, अर्थोपार्जन, युद्ध, ये सब परिस्थिति ने धार्मिक दशा को छिन्न भिन्न कर दिया। रीति काल में जो राधा और कृष्ण के रूप का वर्णन किया, भक्ति काल के सूरदास की राधा और कृष्ण नहीं थे। जो सूरदास ने राधा कृष्ण का जो वर्णन किया था, सौम्य, सरल, मृदु पथ प्रदर्शक थे, वह रीति काल में आते आते कामुक और लोलुप हो गए। यहाँ तक कहा जाता है कि राधा नाम से लोगों ने नाम परिवर्तन शुरू कर दिया। जिन्होंने राधा नाम रखा था, इस तरह से राधा कृष्ण के कामुक और लोलुपता का वर्णन किया गया रीति काल में, लोग राधा नाम ही रखना त्याग दिए। तत्पश्चात हम देखते हैं कि राम और सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लोकनायक राम, लोक रक्षक राम, इसको तक इस युग में साहित्यकारों ने कामुक और रसविलासी बना दिया। तो धार्मिक प्रवृत्ति भी रीति काल में क्षीण हो गई, कमजोर हो गई, दुर्बल हो गई। तत्पश्चात राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक सामाजिक के बाद रीति काल की राजनीतिक परिस्थितियां कैसे? हम देखते हैं कि रीति काल की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जहाँ तक देखते हैं बाबर, हुमायूं और अकबर, इन लोगों ने भोग विलास इससे तो दुनिया बनाई थी, लेकिन जहांगीर के आते आते यह व्यवस्था ढह गई। शराब के नशे में मदमस्त जहांगीर नूरजहां को निहारता रहा। औरंगजेब के बाद उनके ज्यादातर उत्तराधिकारी भोग विलास तृष्णा में लिप्त रहे। यहाँ तक मुगल शासक जो हुए जहांदारा शाह, इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक हाथ में कंघा और एक हाथ में दर्पण लिए अपने बाल को संभालते रहे। और ये एक वेश्या लाल कंवर थी,
जिनके ये गुलाम थे, अपने पूरे राजनीतिक विश्लेषण में, पूरे अपने राजपाट में अपने समस्त रिश्तेदारों को पदासीन कर दिया, जिसके कारण सत्ता में मनमानापन बढ़ने लगा। तो राजनीतिक दृष्टि से पूरी तरह रीतिकाल छिन्न भिन्न हो गई और मुगलों के शासन भी अंग्रेजों के अधीन आ गए। मुगल शासक धीरे धीरे अंग्रेजों को सत्ता सौंप गए और अंग्रेजों के शासनकाल में आने लगे। यहाँ तक जो कवि हुए ये ऐसे शासकों को उनके गुणगान कर राज्यस्त्र प्राप्त कर साहित्य रचना कर। तो कहा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से रीतिकाल पूरी तरह जर्जर विषकाय और पूरी तरह विच्छिन्न हो चुकी थी। तो राजनीतिक दृष्टि के बाद, राजनीतिक दशाओं के बाद सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी, यह भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की तरह भी छिन्न भिन्न है। बाबर, हुमायूं, अकबर के समय में सूफी और संत दोनों वर्ग को ससम्मान राज दरबार में रखा जाता था। लेकिन जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब इनमें धीरे धीरे परिवर्तन होते चले गए। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता और जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी यह धीरे धीरे औरंगजेब की कट्टरता के कारण औरंगजेब के बारे में जानते उन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया ताकि जो गरीब हिंदू कर न दे सके तो मजबूरी में वो इस्लाम धर्म अपना ले। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को मुसलमानों के मुगल शासनकाल में औरंगजेब की कट्टरता के कारण धर्म के नाम पर जो जजिया कर लगाया, तो जो सांस्कृतिक परंपराएं थी भारतीय वह भी छिन्न भिन्न होने लगी। तो भारतीय संस्कृति अब इस्लामिक संस्कृति में परिवर्तित होने की ओर अग्रसर होने लगी, क्योंकि उस समय समाज का पथ प्रदर्शक कोई नजर नहीं आ रहे थे। केवल युद्ध, वैमनस्य, द्वेष, कला समाज में चरम सीमा पर थी। इसके साथ हम अगले जो है सामाजिक स्थिति साहित्यिक और कला के क्षेत्र में, तो हम साहित्य और कला के क्षेत्र में बात करें तो जो रीतिकाल है मुख्य रूप से संपन्न, कारण कि साहित्य में जो देखें साहित्यकार इस युग में बहुत से हुए, अनेक समृद्ध रचनाएं थी। काव्य निरूपण, रीति निरूपण, श्रृंगार प्रधान, अलंकार प्रधान, छंद प्रधान, वीर रसपूर्ण रचनाएं, तरह तरह की रचनाएं, भक्तिपूर्ण रचनाएं। तो साहित्य की दृष्टि से यह काल पूर्णतः समृद्ध था। इसीलिए इतने साहित्यकार हुए इस काल में कि रीतिकाल को 3 भाग में बांटा गया साहित्यकार। एक रीतिबद्ध, दूसरा रीतिमुक्त और तीसरा रीतिसिद्ध। ये कवि अपने अपने ढंग से अलग अलग
धाराओं में रचना करने लगे। तो साहित्य की दृष्टि से तो पूर्णतः संपन्न था। कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जहाँ देखिए शाहजहाँ संगीत प्रेमी थे, लेकिन स्थापत्य कला में एकदम समृद्ध थे। स्थापत्य कला का उनका आप कहीं का भी नमूना देख सकते हैं। ताजमहल, आगरे में लाल किला, दिल्ली का लाल किला नहीं, आगरे का जो किला है वह भी, जबकि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का अकबर ने बनवाया। वही चित्रकला के प्रेमी थे। चित्रकला भी रीतिकाल में समृद्ध थी। जहांगीर चित्रकला के प्रेमी थे। औरंगजेब संगीत कला के प्रेमी थे। वीणा जो सुने हो, माँ सरस्वती का जो है वीणा वादन का काम, यानी वीणा बजाते थे कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब वीणा वादन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वीणा मतलब संगीत के प्रति मुगल काल और रीति का समृद्ध था। कला में, स्थापत्य कला में समृद्ध था, संगीत कला में समृद्ध थे। इस तरह कला के क्षेत्र में भी बहुतायत विकास किया रीतिकाल। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकाल की जो सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, साहित्यिक और कला के क्षेत्र में भूमिका है। इन सभी को आधार माने तब रीतिकाल का जन्म होता है। इन परिस्थितियों में जो रचनाएं हुई, सहज ही सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति इस युग की साहित्य रचनाओं को प्रभावित की। और इस काल में जो रचनाएं हुई, समग्र प्रकार की रचनाएं। हम देखें भक्ति काल में तो केवल भक्तिपूर्ण रचना, लेकिन रीति काल में भक्तिपूर्ण रचनाएं, प्राकृतिक श्रृंगार की रचनाएं, श्रृंगारिक रचनाएं, नायिका भेद की रचनाएं, 12 मासा वर्णन, नक्शिक वर्णन, वीर रसपूर्ण रचनाएं, रीति ग्रंथों में अलंकार, छंद, रस, निरूपण, तरह तरह की रचनाएं। तो पूर्णतः हम कह सकते हैं कि रीतिकाल एक समग्र विषय को समाहित किए हुए। उनकी जो रीतिकाल की साहित्य की जो भाषा थी, पूर्णतः ब्रज भाषा थी। जो भक्ति काल में अवधि और ब्रज भाषा थी, वह रीति काल में आते आते पूर्णतः ब्रज भाषा में परिणत हो। क्या दुर्गा रचनाओं को यदि छोड़ दिया जाए अवधि की, तो 100% रचनाएं, चाहे वो लक्षण ग्रंथ हो, चाहे मुक्तक ग्रंथ या प्रबंध रचनाएं हो, जो भी पूर्णतः ब्रज भाषा युक्त रचनाएं हैं। तो ये मुख्यतः हम देखें कि रीतिकाल का नामकरण रीति शब्द से आशय और तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां। अगले अध्याय में हम रीतिकाल की प्रमुख काव्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।